अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। जनाब, क्या हाल है आप सब लोगों का? इंटरव्यू की तैयारियां आप लोगों की कैसी चल रही हैं? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स का होगा, जिसमें अब्दुर्रहमान राव साहब हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है, उसका जवाब हम देंगे। तो मैंने सोचा बजाय इसको मैं लिख के आंसर करूं, इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं ताकि जो दूसरे लोगों का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ऐसा है जी, क्या कहते हैं वो कि सर सेल्स टैक्स में अगर ए पर्सन है, कोई रॉ मटेरियल परचेज करता है तो वो इस पर सेल्स टैक्स देता है। ठीक है, करेक्ट हुआ। और इसकी ओरिजिनल प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड करके इसको मैन्युफैक्चरर को सेल कर देता है। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है। फिर आगे क्या कहते हैं वो, और जब कोई मैन्युफैक्चरर ए से ये ही रॉ मटेरियल परचेज करता है और इसमें वैल्यू एडिशन करता है तो वो इसमें फिर से सेल्स टैक्स ऐड कर देता है। तो सर ये तो कंज्यूमर के लिए डबल टैक्सेशन हो गई। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करें। एक हमारे पास है डीलर ए, फिर हमारे पास है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। या हमारी प्रोडक्ट का साइकिल स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर ने भी तो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करना है ना, तो उसको हम डीलर की सूरत दे देते हैं। वो चाहे इंपोर्टर होगा, वो चाहे किसी और तरह का रॉ मटेरियल बनाने वाला होगा। ठीक है, अब होगा क्या, मिसाल के तौर पे एक हमारे पास यहाँ पे एक्सेल में हम ले लेते हैं जी, ये हमारे पास एक पर्सन है ए, इसने एक रॉ मटेरियल है, उसकी टोटल वर्थ है 100 रुपीज़। ठीक है, इस पे उसने सेल्स टैक्स लगाया 17%, 18%, जो भी इस टाइम 18% चल रहा है वो उसने इसके ऊपर लगा कर आगे मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सेल कर दिया। आप कह लें जी 100 का 18% कितना बनता है? 18 बनता है। ठीक है, टोटल प्राइस कितनी हो गई? 118। इन दोनों को अगर आप प्लस कर दें तो ये आपके पास टोटल प्राइस हो गई। ये आपके पास आ गई विदाउट सेल्स टैक्स। ठीक हो गया, विदाउट सेल्स टैक्स। और ये सेल्स टैक्स, ये है जी विद सेल्स टैक्स। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम ये ले रहे हैं, उसने 100 रुपये का माल जो है वो उसने सेल किया है किसको? मैन्युफैक्चरर को 18% उसके ऊपर सेल टैक्स लगा के। अब मैन्युफैक्चरर के पास आ जाए, मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, ये हमारे पास आ गया मैन्युफैक्चरर, इसने उससे माल खरीदा है जी 100 रुपये का माल है, 18 रुपये उसने ऊपर टैक्स लगाया। और इसके बाद इस मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कुछ उसके ऊपर वैल्यू एडिशन की, मतलब कुछ उसको प्रोडक्ट की शक्ल दी। लेट्स से आप कह लें वो रॉ मटेरियल था, एक बाइक का मीटर बनाने का जो मटेरियल होता है वो था, 3 4 5 चीज़ें जो भी थी वो मटेरियल प्रोडक्ट थी आपकी 100 रुपये की। उसने उसको मीटर की शक्ल दी, मैन्युफैक्चरर ने उसको असेंबल किया, उसने एक मीटर की शक्ल बन गई बाइक का। अब वो बाइक का मीटर जब वो मार्केट में सेल करेगा तो वो होलसेलर को सेल करेगा। होलसेलर को सेल करेगा, वो कहेगा जी ये जो बाइक का है मीटर है ये मैंने 100 रुपये की तो मैंने परचेज की है, इसके ऊपर लेबर लगाई है, ओवरहेड लगाए हैं, चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, जो भी उसका सारा का प्रपोर्शन निकालें तो वो चीज़ बन गई है 150 रुपये की। अब वो मीटर जो है मार्केट में 150 रुपये का ये सेल करेगा। कितने का सेल करेगा? 150 का सेल करेगा, और उसके ऊपर 18% लगाएगा। ये 18% आ गया। अब 150 का 18% कितना बना? 27 रुपये। जबकि इसने जो है वो कितना लगाया था, यहाँ पर इसको अगर हम 18% कह लें, ये 18% है और इसका कितना परसेंट हुआ? मल्टीप्लाई दिस। ओके, ये 18% आ गया। यहाँ पे ये सेल टैक्स परसेंटेज है और यहाँ पे ये सेल्स टैक्स अमाउंट है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का आप प्लस कर लें, आपको पता चल जाएगा कितने की उसने चीज़ें सेल की। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की चीज़ है, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे किया था उस ए को? सिर्फ 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपये उसने सेल टैक्स पे किया था, जबकि कलेक्ट ये कितना कर रहा है लोगों से, अपने होलसेलर से कितना कलेक्ट कर रहा है? 27 रुपये। ये अमाउंट है। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये 18 रुपये तो इसने पे किया था ए को, और 27 रुपये ये खुद कलेक्ट कर रहा है। ये 27 रुपये क्यों हुए?
ठीक है, क्योंकि उसने कुछ वैल्यू एडिशन की है। वो 100 रुपये की चीज़ को इसने 150 रुपये की बनाई है, उसमें लेबर लगाई है, उसमें डायरेक्ट कॉस्ट लगाई है, दूसरी मेरे फैक्ट्री ओवरहेड ये वो सारा कुछ लगाने के बाद वो 150 की बन गई। उसके ऊपर उसने 18% फिर चार्ज किया तो वो 27 रुपये बन गया। अब ये करेगा क्या, इसमें से जो 18 रुपये इसने पे किए हैं पिछले एक को वो अपने पास रख लेगा और बकिया जो हैं 9 रुपये वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जमा करवा देगा। अपना अपने पास रख लेगा, जो इजाफी इसके पास आया वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। अभी हम इस बहस में नहीं जाते कि कितना इसके ऊपर लिमिट है, कितना ये रखेगा और कितना इसके ऊपर पाबंदी है कि इतना इसने जमा करवाना है। उसके लिए है वो 90% उसका होगा सेल्स टैक्स का, कि 90% तक जो है उसने वो अपने पास रख सकता है, बकिया उसको पे करना पड़ेगा। मतलब 18 रुपये का 18 रुपये वो नहीं रखेगा अपने पास। 18 रुपये का अगर आप 90% निकालें तो लेट से वो आप 17 रुपये आपका आ जाएगा। तो इसको 17 रुपये अपने पास रखेगा, बकिया इसको सारा गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब फिर क्या हुआ, इस मैन्युफैक्चरर ने यही जो 177 रुपये की चीज़ थी इसको ख़रीदा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं होलसेलर। होलसेलर ने कहा जी ये 150 वाली चीज़ में, अब वो इस पे ये चीज़ नहीं देखेगा। अब गौर कीजिएगा 118 117 इस चीज़ को नहीं वो देखेगा कि ये असल इसकी प्राइस है, ये प्राइस नहीं है। असल में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वही उसकी प्राइस है, बाकी सेल टैक्स अलहदा से शो होता है। हमेशा इनवॉइस के अंदर सेल टैक्स सेपरेट शो किया जाता है। और यहाँ पे इसने ये 150 की चीज़ खरीद ली। अब ये आगे सेल करेगा अपने रिटेलर को 152 की 155 की, जितना थोड़ा इसका मार्जिन होगा, जो भी इसका मार्जिन होगा, लेट से हम कह लेते हैं इसने 155 की आगे सेल की, ठीक है। अपना मार्जिन भी तो इसने रखना है ना, कैरेज कॉस्ट भी तो इसने रखनी है, अपना प्रॉफिट भी तो इसने रखना है। इधर से ली चीज़ आपको पता है होलसेल में मार्जिन कम होता है, लेकिन चीज़ें बल्क में जाती हैं, ठीक है। इसका मार्जिन सिर्फ 1-2 रुपये 3 रुपये होता है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसलिए प्रॉफिट रेशो बन जाता है। तो ये 155 रुपये की उसने वो मीटर जो है वो अपने आगे रिटेलर को सेल किया और इस पर भी इसने 18% सेल टैक्स लगाया। अब इसका 18% कितना बना, ये बन गया 27.9 रुपये, जबकि इसने पे कितना किया था 27 रुपये। अगर आप पीछे गौर करें तो ये 27 रुपये पीछा था जो उसने पे किया। 177 रुपये उसने कीमत पे की ना अपने ख़रीदने के लिए होलसेलर ने अपनी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर को उसने 177 रुपीज़ दिए, उसमें 27 रुपीज़ जो थे वो सिर्फ सेल्स टैक्स के थे। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके पास जो कीमत आई है वो 155 उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आई है। प्रोडक्ट की प्राइस पे अब अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद 150 उसकी प्राइस है, 155 इसने जो सेल किया वो प्राइस है कि मैं इस पे सेल करूंगा। इस पे सेल करेगा तो इसको अंडरस्टूड 18% सेल टैक्स भी लगाना पड़ेगा। इसने 18% जब इस पे सेल टैक्स लगाया वो बन गया 27.9। अब इसने फिर इजाफी कलेक्ट कर लिया तो इस पर भी यही पाबंदी होगी कि आपने अपने 90% तक अपना जो है ना आप एडजस्ट कर सकते हैं। 90% से ज़्यादा आप अपना टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब आपने 27 रुपये दिए हैं, उसका सिर्फ 90% आप क्लेम कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, बाकी आपको इजाफी जमा करवाना पड़ेगा। तो ये इससे इजाफी इसने जमा करवाया। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये बन गई 182.9 प्राइस बन गई। अब जो जो इजाफी टैक्स आता जा रहा है वो गवर्नमेंट के पास जाता जा रहा है, जितनी वैल्यू एडिशन हो रही है वो गवर्नमेंट के पास जाती जा रही है। हर बंदा अपना सेल टैक्स जो है उसने पे किया है वो एडजस्ट करता जा रहा है, वो अपने पास रखता जा रहा है। अब इसके बाद लास्ट में आ जाता है रिटेलर। लाजमी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर के बाद हमेशा होलसेलर ही होगा, डायरेक्ट वहाँ से रिटेलर भी माल उठा लेते हैं और रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को भी सेल कर देते हैं। असल में पिस्ता कंज्यूमर ही है, लेकिन वो जो अब्दुर्रहमान आपका डबल टैक्सेशन वाला क्वेश्चन है ना वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा। मतलब डबल टैक्सेशन उस पर नहीं लग रही, उसको सिंगल टैक्सेशन ही देनी पड़ रही है। वो कैसे है, चूँकि उसने प्रोडक्ट की प्राइस अलहदा से होती है। हमने पढ़ा था सेल टैक्स इनवॉइस में कि आपने प्राइस को अलहदा से मेंशन करना है विदाउट सेल टैक्स। तो वो ये वाली प्राइस है जो असल में प्रोडक्ट की। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल एक लक्स का साबुन आप उठा लेते हैं, उस साबुन के पीछे अगर आप देखेंगे गौर से वो उसमें लिखा होगा कि सेल्स टैक्स ये है, मार्जिनल रिटेल प्राइस ये है, प्लस सेल्स टैक्स इसमें इतना है। तो दोनों को मिला के एक प्राइस अलहदा से आगे लिखी होती है। तो यहाँ पर भी अब इसने क्या किया, 155 रुपये की इसने होलसेलर रिटेलर को सेल की। अब रिटेलर इसमें फिर अपना प्रॉफिट रखेगा और प्रॉफिट रखने के बाद अब इसको वो सेल कर देगा। अब जब रिटेलर सेल करेगा तो रिटेलर इसके ऊपर 17% टैक्स नहीं लगाएगा,
क्योंकि रिटेलर ने तो इसको आगे जो प्राइस तय हो चुकी है उसने उसी के ऊपर उसको पे करना है डायरेक्ट कंज्यूमर को। डायरेक्ट कंज्यूमर जब होगा वो डायरेक्ट कंज्यूमर इसका सेल टैक्स रिफंड एडजस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सेल टैक्स सिर्फ एडजस्ट वही करेगा जिसके पास सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो सप्लाईज को आगे सेल करने के लिए लेता होगा। जब भी कोई कंज्यूमर चीज़ को अपने इस्तेमाल में ले आएगा वो उसका सेल टैक्स एडजस्ट नहीं कर पाएगा। सेल टैक्स एडजस्ट वही करेगा जिसका पर्पज़ इसको रीसेल करना होगा। रीसेल जब नहीं होगा तो उसको सेल टैक्स एडजस्टमेंट भी अलाउ नहीं होगी। इवन अगर उसने सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ही क्यों ना लिया हो, अगर उसने प्रोडक्ट को अपने कंजम्पशन में कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो फिर उसका सेल टैक्स वो रिफंड एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो ये एक छोटा सा उसका कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से सेल टैक्स कलेक्ट होता है, किस तरह से एडजस्ट होता है, किस तरह से इनपुट और आउटपुट एडजस्ट होता है। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, किस तरह से इनकी कलेक्शन होती है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो लाजमी देखें ताकि आपका सेल्स टैक्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आगे आने वाले दौर में सेल्स टैक्स के ऊपर ज़्यादा वर्किंग होगी, सेल्स टैक्स के ऊपर ज़्यादा काम होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है। तो ऑटोमेशन में जाने का मतलब यही है कि वहाँ पर कलेक्शन और जो इनपुट और आउटपुट है वो सारा सिस्टमैटिक होने जा रहा है। तो जब तक आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर होंगी आपको सिस्टमैटिकली इसको कंसीडर करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको मैंने ज़रा अच्छे अंदाज में समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको भी कॉन्सेप्ट में क्लियर है तो वो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बाकी अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।